हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एसी सर्किट्स। राइट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर सिलेबस और इसमें से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का पेपर में आता है। तो हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करने की आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एज यू ऑल नो एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम डीसी? तो पहला टॉपिक हम यही करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी? ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो एसी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एज यू ऑल नो। DC means direct current, right? देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का जो है, सबसे पहले आप वेवफॉर्म बनाइए इसकी। राइट, एसी की वेवफॉर्म आप कैसे बनाते हो? एक साइनोसॉइडल वेव बनाते हो। राइट, ये होगी आपकी एसी की वेव। ये क्या होती है? पॉजिटिव साइकिल। ये क्या होती है? आपकी नेगेटिव साइकिल। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? एसी वेव। एसी वेव के अंदर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके साथ? थीटा, एंगुलर डिस्टेंस के साथ कर सकते हो या टाइम के साथ भी कर सकते हो इसको। ठीक है, टाइम के साथ भी ऐसी बनेगी। अच्छा, अब हम बनाते हैं डीसी। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट कैसे बनता है आपका? जो टाइम के साथ कांस्टेंट हो। कांस्टेंट यानी चेंज ना हो। ये मैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी करवा चुका हूँ, बट फिर भी मैं दोबारा करवा रहा हूँ। वोल्टेज वर्सेस टाइम। राइट, ये जस्ट क्वांटिटी है। ये एसी क्वांटिटी है, ये डीसी क्वांटिटी है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। दिस इज द डिफरेंस। अभी मैं बताऊंगा इनके बीच में क्या अंतर होगा। राइट, सेकेंड पॉइंट है changes its direction around 100 times per second. If its frequency, just a minute, is 50 hertz. What does it mean? देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? एसी वेव अगर आप ध्यान से देखेंगे, जीरो है। जीरो के बाद क्या हुआ? वैल्यू बढ़ती गई वोल्टेज की, बढ़ी, मैक्सिमम पे आई, यहाँ पे पहुंची। उसके बाद वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही है। इस पॉइंट पे आई, यानी क्या हुआ? फिर से वैल्यू जीरो। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव से यहाँ पे क्या हो रहा है? वेव कहाँ जा रही है? नेगेटिव में जा रही है। तो साइन क्या हो गया? इसका चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव से फिर से साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो जब एक सेकंड के अंदर 50 बार आप इस वेव को रिपीट करोगे, 50 बार यानी यहाँ से फिर से स्टार्ट करके रिपीट करोगे, तो कितने बार साइन चेंज होगा? एक बार साइकिल में आप ध्यान से देखो, 2 बार साइन चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 50 बार ये वेव आपकी रिपीट होगी। ठीक है, वेव रिपीट होने का मतलब क्या है? जीरो से स्टार्ट होके यहाँ तक आई, उसके बाद फिर से आगे चालू होगी आपकी वेव, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक सेकंड में 50 बार आपकी ये वेव आ रही है। तो यानी, और एक बार में 2 बार साइन चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव से फिर से कहाँ जा रही है? पॉजिटिव। तो एक वेव के अंदर 2 बार साइन चेंज हो रहा है। एक साइकिल हम इसको बोलते हैं। एक साइकिल के अंदर 2 बार साइन चेंज हो रहा है। और 50 साइकिल्स यानी 50 हर्ट्ज के अंदर मतलब है आपकी 50 साइकिल्स है पर सेकेंड। तो इसका मतलब 100 बार आपका साइन चेंज हो रहा है एसी वेव के अंदर। ठीक है, डीसी क्या है? कांस्टेंट है, साइन चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसको मतलब क्या लिखेंगे? डायरेक्टली ये लिख देंगे, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। डज नॉट चेंज इट्स। एसी का मतलब ये होता है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। राइट, इसमें एवरेज वैल्यू जीरो बने आपकी, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करोगे? जो आपके मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जो आपके लैपटॉप्स होते हैं, जो आपके घर में इन्वर्टर सर्किट पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या लगता है आपका? एसी से आप जो आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, वो बैटरी किससे चार्ज हो रही है? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। ये मैं रेक्टिफायर्स के अंदर करवा चुका हूँ। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी इजीली। कैसे करोगे? वाया रेक्टिफायर्स एंड रेक्टिफायर और आगे क्या लगाओगे? फिल्टर्स। राइट,
अच्छा, डीसी को एसी में कैसे बदलोगे? जो घर में इन्वर्टर पड़ा हुआ है उसमें बैटरी के अंदर क्या है, डीसी स्टोर्ड है। डीसी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? घर में जो डिवाइसेस चल रहे हो किस में? आपकी एसी में। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी यूजिंग इन्वर्टर, ठीक है। सो इट कैन बी कन्वर्टेड, डीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी, कन्वर्टेड इनटू एसी यूजिंग व्हाट? इन्वर्टर। इन्वर्टर यूज़ करके आप डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे 4th पॉइंट पे। देखिए मैं बेसिक चीज़ें करवाऊंगा इस लेक्चर के अंदर, उसके बाद हम आगे सर्किट्स के अंदर चलेंगे, एसी सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, राइट, इट कैन बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है वो लगातार चेंज होती रहती है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। इसका क्या, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। अभी बताता हूँ ये वेव के अंदर आपको, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। देखिए अब देखो, 0 पे ये वैल्यू है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चले आप, ये वैल्यू आई, फिर 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 ये वैल्यू आई। तो अब ध्यान से देखो, हर इंस्टेंट पे, हर टाइम पे जो वेव की वैल्यू है वो कुछ अलग ही हो रही है। जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो कुछ और ही हो रहा है। इस इंस्टेंट पे फिर वोल्टेज ये होगी, फिर यहाँ पे जब पाई पे पहुँच गए, 180 डिग्री पे पहुँच गए, तो वैल्यू फिर से क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फिर नेगेटिव होनी स्टार्ट होगी वोल्टेज, फिर नेगेटिव में बढ़ने लगी, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम पे पहुँच गई इस पॉइंट पे, फिर आपकी कम होने लगी नेगेटिव, फिर आपकी यहाँ पे इस पे फिर से 0 आ गई, फिर से क्या, फिर से बढ़ने लगी पॉजिटिव वैल्यू। तो हर इंस्टेंट पे, हर टाइम इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, यानी चेंज हो रहा है। तो ये यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा है। इसमें देखिए आप हर कोई भी आप टाइम ले लीजिए, अगर वोल्टेज सपोज करो 100 वैल्यू है तो ये 100 ही रह रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कॉन्स्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल यानी जो चीज़ चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंट यानी जो चीज़ सेम रह रही है, राइट। 5th पॉइंट, द टू टर्मिनल्स, जो 2 टर्मिनल्स हैं इसके अंदर, कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चेंज पीरियोडिकली, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद दोनों जो टर्मिनल्स हैं इसके वो चेंज होते रहेंगे। और ये आपको दिख भी रहा है यहाँ से, देखिए कैसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस साइकिल के बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ से इसके बाद, इस पॉइंट के बाद ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव क्या बन गया है, नेगेटिव। तो अगर आप अपनी वेव ऐसे लेते हो, इसको ऐसे प्लॉट करते हो, तो यानी ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है नेगेटिव। आफ्टर हाफ साइकिल यानी इस पॉइंट के गुजरने के बाद क्या होगा, टर्मिनल्स रिवर्स हो जाएंगे, नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव। यानी अब वोल्टेज क्या हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। तो नेगेटिव हो चुकी है तो जो टर्मिनल आपका पहले पॉजिटिव था वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव था ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी इसके जो टर्मिनल्स हैं उसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, चेंज हो रही है पीरियोडिकली। फिर पीरियोडिकली का मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड, जो चीज़ रिपीट कर रही है अपने आप को, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड में 100 बार इसकी पीरियोडिसिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से फिर क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव से फिर क्या, नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके अंदर क्या है पीरियोडिसिटी, इसका वो क्या है, एक बार पॉजिटिव जो टर्मिनल हो गया बैटरी का, एक बार जो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा, डीसी के अंदर चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती है हम दूसरी बैटरी से इसको रिप्लेस नहीं करते हैं। अगर उसी बैटरी को रखते हैं तो ये टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। आप रिमोट के अंदर सेल डालते हैं तो उसमें क्या क्लियरली डिफाइंड होता है ना, आपका पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव ये, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये है। तो उसमें जब आप सेल्स फिट करते हो तो उसमें क्या डिफाइंड है, आपका पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, आपकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है इन दोनों की टर्मिनल्स की, राइट। तो यही हम लिखेंगे इसके अंदर, the two terminals do not change periodically, DC के अंदर terminals do not change, क्या नहीं करते, चेंज नहीं होता क्या, periodically, राइट। अच्छा, लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, वैसे हम वो उसको स्किप भी कर सकते हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, राइट। यही मेन आपके बेसिक डिफरेंसेस थे, राइट। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इजीली। इट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड
बट इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। इट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड, इसको हम ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए डीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये था, स्टार्टिंग में क्या था, दो डीसी और एसी के बीच में कंपटीशन था, ठीक है। तो डीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे लो वोल्टेज लेवल के ऊपर। अब एसी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जैसे डिवाइस हमने इन्वेंट कर दी थी टेस्ला ने, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, बहुत हाई लेवल पे ले जाता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, करंट रिड्यूस हो जाता है। तो हम एक सर्टेन डिस्टेंस तक एसी को ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यही रीज़न था कि एसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। इट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जब आगे मैं आपको ट्रांसफार्मर्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप जस्ट इट कैन नॉट बी इजिली ट्रांसमिटेड, इसको इजीली ट्रांसमिट नहीं कर सकते बिकॉज इसमें क्या है, काफ़ी आपको सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी, रेक्टिफायर, इन्वर्टर सर्किट्स, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो डीसी को इजीली आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो टर्म्स आपकी यूज़ होंगी। जैसे मैंने मैग्नेटिक सर्किट के अंदर स्टार्टिंग में टर्म्स बताई थी ना आपको, रिलक्टेंस हो गया, ठीक है, और बाकी चीज़ें थी उसमें, एमएमएफ हो गया था। तो इसी टाइप से जो एसी सर्किट्स के अंदर टर्म्स यूज़ होंगे वो हम एक्सप्लेन करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि आपको बाद में जब यूज़ करूँ उन टर्म्स को तो ईजिली आप उनको आइडेंटिफाई कर सको। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन एसी सर्किट्स या सप्लाई, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, साइकिल। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एसी वेव बना लेते हैं पूरी, या आप अपने हाथ से बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हमने एक एसी वेव बना था, राइट। ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होके और जो पूरा कंप्लीट फिर से जो स्टार्ट हुए अपनी जो वेव, फिर से यहाँ से क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी वेव। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए जीरो से स्टार्ट होके वेव आपकी जीरो से स्टार्ट हुई और ये कहाँ तक गई, पाई, यानी 180 डिग्री तक यहाँ पे साइन वेव। देखो सबसे पहले वेव ड्रॉ कैसे करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो साइन 90 कितना होता है आपका 1। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो साइन 180 कितना होता है आपके पास 0। जब थीटा इक्वल टू 270 होता है तो साइन 270 कितना होता है आपके पास -1। जब थीटा इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ये मैथ की बेसिक चीज़ें हैं, तो साइन 360 कितना होता है आपके पास 0, ठीक है। अब ये देखो 0 का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री का मतलब हो गया 0 रेडियन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताओ। एक आपको जैसे मैं पाई यूज़ कर रहा हूँ, 2 पाई यूज़ कर रहा हूँ, ये कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जो 180 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं पाई, सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बटा 180 रेडियन। अब आपको जितने रेडियन कैलकुलेट करने हैं डिग्री से उसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90 डिग्री अब कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इसके बराबर, तो पाई बटा 180 गुना 90, तो 90 एकम 90 दूनी कितना हो गया, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। तो देखो साइन 90 यानी साइन पाई बाई 2 कितना हो गया 1। साइन 180 इक्वल टू 0 यानी साइन पाई कितना हो गया 0। साइन 270 कितना हो गया 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, जस्ट अ मिनट, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये रब भी नहीं हो रहा। साइन 270 कितना हो गया -1, तो यानी 3 पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा -1, और 360 डिग्री यानी 2 पाई पे हो जाएगा 0। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए टर्म्स, ये 0 है, ये कितना हो गया आपका पाई बाई 2, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया 3 पाई बाई 2, ये कितना हो गया आपका 2 पाई, राइट।
ये होगी आपकी बात बेसिक साइन वेव की। अच्छा, अब अपने घर में जो आपने स्टेबलाइजर देखा होगा या फिर आपने इन्वर्टर सर्किट देखा होगा, उसके अंदर कितनी वोल्टेज फ्लैश होती है, कितनी वोल्टेज आ रही होती है? आपने देखा 230 वोल्ट के आसपास आ रही होती है। ठीक है, तो जो अपने घर में बिजली आ रही है वो 230 वोल्ट क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है? नहीं, वो उसकी आरएमएस वैल्यू है। तो जो आपको वो वोल्टेज स्टेबलाइजर या फिर जो भी आप एसी के साथ जो कनेक्टेड है या इन्वर्टर सर्किट जो आपको वोल्टेज दिखा रहा है, वो बेसिकली आपको 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दिखा रहा है। आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू है V इज इक्वल टू 230√2 साइन थीटा। ठीक है, 230√2। अभी आप इतना थीटा ही ले लीजिए, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा थीटा क्या होता है। थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस। यहाँ पे व्हाट इज एंगुलर डिस्टेंस? आप सिंपल सी बात बताइए, डिस्टेंस क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पीड गुना में टाइम। तो उसी तरह अगर मैं एंगुलर डिस्टेंस देखूं तो एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या, मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया एक खेत के अंदर या एक ट्रैक के अंदर और चक्कर लगाने को बोला मैंने, तो वो चक्कर लगाता गया लगाता रहा। तो यानी यहाँ पे कितना एंगल है? 0 डिग्री एंगल है। फिर वो जब यहाँ पे पहुँचा तो कितने आगे पहुँच गया? 90 डिग्री पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया इसका एंगुलर डिस्टेंस? कितना हो गया? थीटा कितना हो गया यहाँ पे? π/2, 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वो कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से भाग रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी? ओमेगा स्पीड से भाग रहा है भाई। ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचा तो उसका एंगल अब कितना हो चुका है? 90 और 90 ये कितना हो गया ऐड? 180 डिग्री हो गया। यानी यहाँ पे एंगल कितना हो गया इसका? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हो गया पाई। फिर जब ये नीचे आया तो यानी यहाँ पे कितना आ चुका है? 90 और ऐड हो गया तो 270 ऐड हो गया, 270 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 3π/2। फिर से आगे आया तो ये कितना आ गया? 2π। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा में टाइम होता है, उसी तरह थीटा जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका? एंगुलर स्पीड गुणा में टाइम। अब वहाँ पे सिंपल स्पीड चाहिए, आप स्ट्रेट लाइन में भाग रहे हैं तो आपको सिंपल लीनियर स्पीड दिखेगी। अगर आप सर्कल के अंदर भाग रहे हैं, एंगल आपका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो आपको कौन सी स्पीड दिखेगी? एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड इंटू टाइम। तो एंगुलर स्पीड क्या होता है आपके पास? ओमेगा। ओमेगा को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इंटू टाइम। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा को हम लिखते हैं ओमेगा टी। अब थीटा को ओमेगा टी में ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf गुणा में टी। एफ क्या होती है इसमें? फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के होम्स में देखें तो कितनी होती है बिजली? कितने 50 हर्ट्ज पे आती है। तो थीटा कितना हो गया? 2π इंटू 50 इंटू टी। तो वैल्यू कितनी होगी? 100π इंटू टी। 2π गुना 50 कितना? 2 गुना 50 100, 100 गुना पाई कितना? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो 100 गुना 3.14 इंटू टी, तो कितनी वैल्यू होगी? 314 टी। राइट, ये हो गया थीटा। तो जो आप वैल्यू लिखते हो यहाँ पे, वोल्टेज जो अपने घरों में आती है वो आती है 230√2। 230 को √2 से गुना करते हैं हम। ये 230 है अपनी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा बन गया क्या? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू इंटू में साइन 314t। जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आई है वो मैंने उठा के यहाँ रख दी। ठीक है, राइट। तो ये आपकी जो 230√2 है, जब साइन t इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 314 इंटू 0 मीन्स 0, तो यानी 0 हो जाएगी। फिर मैक्सिमम हो जाएगा जब थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 230√2 इंटू साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है? देखो यहाँ से देखो, साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 होता है, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 230√2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 400 के राउंड आ जाएगी। फिर 180 डिग्री पे करोगे तो साइन पाई कितना होता है? देखो 230√2 इंटू साइन पाई, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई? पाई के बराबर। ठीक है, तो पाई का मतलब क्या हो गया आपका? साइन पाई कितना होता है? जस्ट मिनट। साइन पाई का मतलब होता है कितना आपका? साइन 3 पाई मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है? साइन 0। तो 230√2 इंटू साइन 0 इज 0। तो 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो फिर से 0 आ गई। फिर नीचे लेके जाओगे तो साइन 3π/2 कितना? -1। तो 230√2 इंटू -1 कितना हो गया? -230√2, तो यानी -400। तो यानी ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? अगर आप ध्यान से देखोगे ये वैल्यू -400। जो पॉजिटिव में वही नेगेटिव में रिपीट होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर 2π पे आओगे तो फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। राइट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जस्ट आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया है।
क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसमें चलेंगे इन डेफिनेशंस के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइकिल पे। साइकिल क्या होती है, राइट। वन कंप्लीट सेट, एक पूरा सेट दैट कंटेन्स, जिसके अंदर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, किसकी, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, जो AC हो क्वांटिटी। इज कॉल्ड एज साइकिल। देखो अब ऊपर देखो, इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू जाए, सारी नेगेटिव वैल्यू जाए, एक कंप्लीट सेट। तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, ये वैल्यू क्या हुई आपकी, पॉजिटिव होगी। ध्यान से देखो, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज होगी 180 डिग्री तक, पाई तक। उसके बाद फिर क्या हुई है, 180 डिग्री से स्टार्ट होकर सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं आपकी 2 पाई तक, यानी नेगेटिव वैल्यूज। तो सारी पॉजिटिव, सारी नेगेटिव, सारी की सारी वैल्यूज जिसमें आ जाएंगी, तो उसका नाम क्या रख दिया, पूरी एक कंप्लीट साइकिल। और एक सेकंड में क्या होंगी, ये 50 साइकिल्स आएंगे आपकी इंडिया के अंदर, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो USA में फ्रीक्वेंसी आपकी 60 हर्ट्ज, तो उसमें क्या होता है, एक सेकंड में 60 बार आती है जी, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, राइट, ओके। तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जस्ट अ मिनट, इसको पहले रफ कर लेते हैं। साइकिल अगर दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, ऐसे, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो पूरा का पूरा जिसमें सारी पॉजिटिव और सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही, उसका क्या नाम होगा, साइकिल। तो साइकिल आपकी कहाँ तक बन गई, यहाँ तक, 0 से स्टार्ट होके ये कितना हो गया था, π/2, ये कितना था पाई, ये कितना था 3π/2, ये कितना था 2π। ये बस इसका मतलब ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, 360 डिग्री है। आपको मैंने बस जस्ट क्या किया है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ये वोल्टेज वर्सेस थीटा, एंगुलर डिस्टेंस के साथ में प्लॉट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये होगी आपकी साइकिल, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड डेफिनेशन के ऊपर, वो क्या है, वेव फॉर्म, राइट। अब वेव फॉर्म क्या बोला होती है, द शेप ऑफ द कर्व, the shape of the curve obtained by plotting, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं, जो प्लॉट करते हैं हम, ठीक है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस यानी एक इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे, हर क्षण पे जो वैल्यूज हम प्लॉट कर रहे हैं उसकी, ठीक है, उससे जो हम कर्व ऑब्टेन कर रहे हैं उसका नाम क्या हो गया। अब ये पूरी की पूरी आप ध्यान से देखो, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी जो ये वेव है, ये पूरी वेव फॉर्म ही तो है, ये वेव ही तो है, ये एक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पूरी वेव नहीं बन रही है। तो इस पूरी को क्या नाम दे दिया हमने, वेव फॉर्म नाम दे दिया, दैट्स इट। जो शेप है इसकी, जो शेप है जैसे ये पहले उठी फिर कम हुई, फिर नीचे उठी फिर कम हुई, तो इस पूरी शेप का नाम हमने क्या दे दिया, वेव फॉर्म, ठीक है। किसको प्लॉट कर रहे हैं हम, यहाँ वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, कोई भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो सकती है। तो उसकी जो शेप है कर्व की, कर्व, ये जो कर्व हमने ये बनाया है अभी, ठीक है, ये जो कर्व बनाया है, ये कर्व है अपने पास, ठीक है। और इसको, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम प्लॉट कर रहे हैं, यानी हर क्षण पे जो वैल्यूज़ हैं, ये मैंने बताया था आपको, इस इंस्टेंट पे ये है आपकी वैल्यू, फिर ये है 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 वैल्यू। तो इन सबको क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, तो क्या मिल गया आपको, वेव शेप नहीं मिल गई। देखो इसको अगर और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है तो देखो ऐसे कर सकते हो आप उसको, देखो जब 0 होता है तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब 1 होती है तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1।
90 होती है तो साइन की वैल्यू कितनी होती है 1, 180 होता है तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। ओके, जब 270 होता है तो फिर से साइन की वैल्यू क्या हो जाती है -1, और जब 360 डिग्री हो जाता है तो साइन की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है 0। तो अब ध्यान से देखिए, अब इनको प्लॉट कीजिए, अब इसको और इसको मिलाइए। प्लॉट का मतलब होता है मिलाना, तो मिलाओगे तो आप अगर आप तो 230√2 यानी 400 इंटू वोल्टेज कितनी है 400 इंटू साइन थीटा। जब थीटा 0 है तो 400 इंटू साइन 0 कितना हो गया, जस्ट मिनट थोड़ा नीचे करते हैं, 400 इंटू साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो 400 इंटू 0 0, ये 0 हमने यहाँ प्लॉट कर लिया। जब थीटा कितना है आपका π/2 है, यानी कितना है π/2 इस पॉइंट पे, तो वैल्यू क्या होगी बताओ, 400 इंटू साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है 190 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आ गई 400, तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे आपकी 400। ठीक है, फिर अब 180 डिग्री पे चलते हैं पाई पे, तो 400 इंटू साइन पाई, साइन पाई कितना होता है 0, तो 400 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो देखो फिर से 0 पे आ गए हम लोग, ये 0 है ना यहाँ पे। ओके, फिर देखो हम चलते हैं 3π/2, 3π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 400 इंटू साइन 3π/2 इज 400 इंटू -1 इज -400, तो देखो हम क्या पे आ गए -400 पे। फिर से 360 पे 2π पे 0, तो फिर से अब क्या करो, इनको मिला दो। देखो आपने मिला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ये मैंने मिला दिया, फिर से मैंने मिला दिया, और फिर से मैंने मिला दिया, तो देखो ये क्या बन गया, वेव नहीं बन गई है पूरी। तो ये जो पूरी चीज़ बनी इसका नाम हमने क्या रख दिया, वेव फॉर्म, ये शेप ऑफ द कर्व जो होते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस यानी हर इंस्टेंट पे जो हम वैल्यूज बता रहे हैं, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में भी थीटा बहुत होता है, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, तो उन पे भी वैल्यूज हमें प्लॉट करनी है। तो जब प्लॉट करोगे तो आप वो सारे ऐसे कवर करेगा उसको, तो वेव शेप बन जाएगी, ये वेव फॉर्म हो जाएगी। बाय प्लॉटिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ क्या, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, कोई ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसकी इंस्टेंटेनियस हर क्षण की जो वैल्यूज हैं वो हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट, एक्स एक्सिस पे किसके अगेंस्ट कर रहे हैं हम, या तो एंगुलर डिस्टेंस थीटा, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यू वेक्टर, और टाइम ऑन एक्स एक्सिस। डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर, तो हम यहाँ पे सारा वेक्टर में करेंगे जब फेजर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब तीसरी चीज आ गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब ये हर क्षण पे वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अब ये क्या होता था, वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी राइट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी क्षण पे मैं आपसे वैल्यू पूछना चाहूँ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, मिनट स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, एट एनी पर्टिकुलर instant is known as instantaneous value, उसको हम instantaneous value का नाम देते हैं। ठीक है, it is denoted, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, by E, छोटा e, ठीक है, फॉर वोल्टेज एंड छोटा i फॉर करंट, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, किसी इंस्टेंट पे वैल्यू 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है आपकी 400 है, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। ठीक है, अब 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी 0, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। ठीक है, 45 डिग्री पे वैल्यू कहीं यहाँ पे आएगी, तो ये उसकी वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 180 डिग्री पे वैल्यू किस फिर से क्या हो जाएगी, पाई पे 0 हो जाएगी,
270 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -400 हो जाएगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे, मैं इंस्टेंट पे पूछ रहा हूँ आपके भाई 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू है, 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू है, ठीक है, 180 डिग्री पे कितनी वैल्यू, किसी इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है, किसी पर्टिकुलर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस पे, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी, राइट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट अब हम आ गए हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड, the time period of an alternating quantity, the time period of an किसका, alternating quantity का, is the time required to complete one cycle। ये टाइम रिक्वायर होता है क्या, एक साइकिल को कंप्लीट करने का पूरे। इट इज डिनोटेड बाय टी। देखो अभी बताता हूँ, देखते हैं। देखो मैंने ऊपर ये बताया था आपको, साइकिल की डेफिनेशन बताई थी कि साइकिल क्या है आपकी, यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना वक्त लगता है आपका, जितना टाइम लगता है, उसका नाम हो गया टाइम पीरियड टी, ठीक है। अब देखो एक सेकंड में ये कितनी साइकिल्स आ रही हैं, 50 बार आ रही हैं, 50 बार एसी वेव, क्योंकि 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो 50 बार आ रही हैं, तो एक साइकिल को कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड में कितनी आ रही हैं, 50, ठीक है। 50 साइकिल्स को कितना टाइम लग रहा है, एक बात बताओ, देखो सिंपल सी बात, 50 साइकिल्स को कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड, तो एक साइकिल को कितना टाइम लगेगा, 1/50 सेकंड, 1/50 कितना होगा, अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.02 मिली सेकेंड, यानी क्या, 0.02 सेकेंड यानी 20 मिली सेकेंड्स। तो ये क्या हो गया, टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियसली इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 20 मिली सेकेंड्स, राइट। 60 हर्ट्ज होगा तो और कम हो जाएगा टाइम पीरियड आपका। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। The number of cycles made per second, कितनी साइकिल्स एक सेकंड के अंदर आएंगी। अब मैंने क्या बताया, एक सेकंड में कितनी साइकिल आती है इंडिया में, 50, यूएसए में कितनी आती है, 60, ठीक है। द नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकंड is called as the frequency of alternating quantity, is called as the frequency of alternating quantity, right। it is measured in hertz। इसको हम किस में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में हमेशा। हर्ट्स की वैल्यू क्या होती है, hz, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 1/s, 1/सेकेंड्स, ये होता है हर्ट्स का मतलब, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है, इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई की, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया is 50 हर्ट्ज, ठीक है। एंड इन यूएसए, यूएसए के अंदर कितनी है, इट इज 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 50 बार वेव रिपीट करती है, एक साइकिल रिपीट करती है, तो वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल्स, कितनी साइकिल्स एक सेकंड में आपकी रिपीट कर रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इंडिया में मैंने क्या बताया, 50 बार साइकिल रिपीट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। यूएसए में कितनी बार, 60 बार रिपीट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 60 हर्ट्ज, राइट। अब हम आगे नेक्स्ट टर्म के ऊपर, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू
सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक, सबसे बड़ी वैल्यू अटेन्ड, जो कि अटेन करती है बाय एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू कोई भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी अटेन करती है उसका नाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और पीक वैल्यू, इसका दूसरा नाम क्या होता है? पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। देखो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, ये यूज़ कहाँ होती है ये चीज़ ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए ऑब्टेन कहाँ से होती है। देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है इसकी, इस पॉइंट पे आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम? 400। तो ये आपकी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम कितनी होगी? -400। तो ये क्या होगा इसका? 400 और -400 क्या होगा इसकी? एम्पलीट्यूड होगी। मैक्सिमम वैल्यू जो अटेन करती है कोई भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक साइकिल के अंदर। साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ से स्टार्ट हुई, इस वाले उस पर खत्म होगी। 0 से स्टार्ट हुई 2 पाई, इसके बीच में देखो सबसे यहाँ से चलो, कहाँ पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू? यहाँ पे आ रही है आपकी। इसी तरह नीचे चलोगे तो यहाँ पे आएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एम्पलीट्यूड, राइट। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, E इज इक्वल टू, आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो? EM साइन ओमेगा टी। ठीक है, या इसको अगर आप और कैपिटल में लिखना चाहो तो और भी अच्छी तरह लिख सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, EM क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये एम्पलीट्यूड है इसका। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, इस साइन क्वांटिटी को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। जो AC वेव आपके घर में आती है उसको हमेशा ऐसे लिखते हैं। तो ये जो EM चीज़ है ना यहाँ पे, ये इसका क्या है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है आपकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड। ठीक है, और T क्या है? टाइम। ओमेगा की वैल्यू कितने के बराबर थी? 2πf। उसको कैसे लिख सकते हैं फिर से? E इज इक्वल टू EM इंटू साइन 2πft। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये E क्या है यहाँ पे? दिस E इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट। ये हो गया। ये मैं बार बार यूज़ करूँगा आगे जाके, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें फिर आपको, ताकि ये ना लगे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, राइट। अच्छा, 7th टर्म जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू में वैसे रेक्टिफायर्स के अंदर भी पढ़ा चुका हूँ, बट इसके अंदर AC सर्किट्स के अंदर भी बहुत यूज़ होती है चीज़, तो इसलिए आपको बताना जरूरी है। एवरेज क्या होती है? अरिथमेटिक एवरेज, सारी चीज़ों का एवरेज। किनका एवरेज होगा? अलग अलग इंस्टेंट पे क्या अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो उन सबका एवरेज अगर आप निकालोगे तो हर इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एवरेज। तो लिखो फिर वही, द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। किनका? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का, यस, वैल्यूज पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो है, ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी is called as its average value, is called as its average value for a complete cycle। एक पूरी साइकिल के लिए the average value of a symmetrical AC wave is 0। the average value of a symmetrical यानी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, symmetrical AC wave is 0, but for half cycle it can be calculated as follows। लेकिन हाफ साइकिल के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। it can be calculated as
फॉलोअर्स, राइट। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एवरेज वैल्यू क्या है, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का सम। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ क्या है आपकी, अब ध्यान से देखो, जीरो पे जीरो, फिर आगे थोड़ा पॉजिटिव, फिर और पॉजिटिव, फिर और थोड़ा पॉजिटिव, जस्ट में फिर और थोड़ा पॉजिटिव, फिर और थोड़ा पॉजिटिव, फिर और पॉजिटिव, और पॉजिटिव, और पॉजिटिव, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इन सारी वैल्यूज़ का सम कर दीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए बटे में टोटल नंबर वैल्यूज़। फिर देखो जितनी पॉजिटिव ये ऊपर गई थी उतनी नेगेटिव आनी स्टार्ट होगी, फिर जितनी और पॉजिटिव आगे गई थी उतनी नेगेटिव आनी स्टार्ट होगी, और नेगेटिव आनी स्टार्ट होगी, और नेगेटिव, यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव गई थी तो मैक्सिमम नेगेटिव आ गई, फिर यहाँ पे कम पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे कम नेगेटिव होनी स्टार्ट हो गई। जितनी पॉजिटिव है वैल्यूज़ उतनी नेगेटिव है, तो जितना ये एरिया है पॉजिटिव का उतना ही एरिया क्या है, नेगेटिव का, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जब सारी पॉजिटिव को नेगेटिव कैंसिल कर देंगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए आपकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए कभी नहीं निकालते, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के अंदर एक सिमेट्रिकल एसी वेव की एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू निकालेंगे, हाफ साइकिल तक की, ठीक है, हाफ साइकिल तक की हमें वैल्यू निकालनी, कैलकुलेट करनी एवरेज वैल्यू, भाई कि एवरेज कितना है, ये पॉजिटिव ये है, कुछ पॉजिटिव ये, कुछ पॉजिटिव ये, कुछ पॉजिटिव है, तो एवरेज तौर पे कितनी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो वो हम निकालने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल, राइट। तो करते हैं इसको कैलकुलेट। ये वैसे ही है जैसे मैंने रेक्टिफायर्स के अंदर करवाया था आपको, इसमें इंटीग्रेशन यूज़ होगा, तो जस्ट आपको थोड़ा बेयर आउट करना पड़ेगा इसमें। क्या है वैल्यू, ये पॉजिटिव है, जस्ट अ मिनट, इधर से क्या है आपकी नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं आपकी, जैसा पॉजिटिव वैसे ही नेगेटिव आपको वेव बनानी है, तभी तो सिमेट्रिकल दिखेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये वेव आपकी नेगेटिव। तो एसी वैल्यू आपको क्या कैलकुलेट करनी है, हाफ साइकिल की, हाफ साइकिल यानी जीरो से लेके 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई, ये कितना एंगल है, पाई बाय 290 डिग्री, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया है, वोल्टेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, E इज इक्वल टू ई एम साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे E आपको प्लॉट कर रहे हो किसके साथ, थीटा के साथ। तो एवरेज वैल्यू कहाँ तक लेनी है आपको, जीरो से पाई तक। तो वो निकालने का तरीका क्या है आपके पास, पीरियड दीजिए 1 बाय कितना, पाई, पीरियड यहाँ पे लिमिट्स लीजिए जीरो से पाई, इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू इसको ई एवरेज लिख लीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू, ये हटा दीजिए, ये एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय पाई, जीरो टू पाई, आगे क्या, ई एम साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये मैक्सिमम है ना आपकी ई एम वैल्यू। तो बस फिर आपने ई एम को बाहर ले आइए, ई एम बटा पाई साइन थीटा डी थीटा, इसका मैंने क्या बताया आपको, जीरो टू पाई, डायरेक्ट याद कीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस इंटीग्रेशन सिंबल की वैल्यू G2, तो ई एम बटा पाई गुणा में क्या आ गया, 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 बटा में पाई। ये आपकी क्या होगी, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। सो योर ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज, एक हाफ साइकिल के लिए कितनी वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू 2 बटे में, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 बटा 3.14, तो ये कितना आ जाएगा, 0.637, राइट, राइट। हम लास्ट टॉपिक पे इस पे पहुँच गए, बेसिक टर्म्स के अंदर आरएमएस वैल्यू नहीं, इसके बाद भी कुछ है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, राइट। आरएमएस वैल्यू मीन्स, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, जो हम घर में बोलते हैं, जो स्टेबलाइजर दिखाता है आपका वोल्टेज दिखाता है घर के अंदर 230 वोल्ट्स, ठीक है, वो एक्चुअली आपको क्या दिखा रहा है, आरएमएस वैल्यू दिखा रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट। सिंगल फेज की सप्लाई जो आपके घर में आ रही है, राइट। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू,
क्योंकि ये यही चीज़ दिखाई जाती है ज़्यादातर, तो इसको दूसरा नाम क्या बोल दिया हमने, इफेक्टिव वैल्यू, राइट। तो इट इज़ डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड as the steady state of DC, as the steady value of DC current, as the steady value of DC current which when flows through a given circuit, which when flows, जो जब पास करेगा, फ्लो करेगा, जाएगा किसी सर्किट में थ्रू a given circuit for a given time, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, produces same amount of heat, produces same amount of heat as produced by alternating current, as produced by alternating current when flowing through same time. देखो मैंने क्या लिखा है, क्या भला लिख दी मैंने। देखो कोई सर्किट है, हमें नहीं पता कैसा सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, उस सर्किट के अंदर। तो उस सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है आपका, डीसी करंट। तो ऑब्वियसली जब इस रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, हीट रिलीज होगी इस रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा, फिर अगले रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर से क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट के अंदर एक सर्टेन हीट रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, यानी गर्मी निकलेगी रेजिस्टेंसेस के अंदर से। अब हम क्या करते हैं, इसी सर्किट में क्या करते हैं, एसी करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो एसी करंट क्या है, अब अंदर जाएगा, एसी करंट की वजह से भी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, हीट, हीट तो रिलीज करेगा ही करेगा आपका रेजिस्टेंस। तो यानी यहाँ से भी रिलीज़ किया, यहाँ से भी रिलीज़ किया। तो अगर हमने डीसी करंट को 5 सेकंड तक फ्लो करवाया और इसके अंदर हम कोई एसी करंट फ्लो करवाते हैं जो 5 सेकंड तक हम फ्लो करवाएं और उससे उतनी ही हीट निकले, तो अब एसी तो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एसी की, तो हर इंस्टेंट पे एसी चेंज हो रहा है, जैसे आई एम साइन थीटा। अब 0 पे कुछ वैल्यू है, 90 डिग्री पे कुछ वैल्यू है, 180 डिग्री पे कुछ वैल्यू, लेकिन इसमें से वो करंट की वैल्यू निकालनी जिससे कि सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग आएगा, सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग आएगा, वो जो वैल्यू होगी उतने ही टाइम में, उतने 5 सेकंड अगर यहाँ फ्लो करवाए तो 5 सेकंड के अंदर अगर यहाँ फ्लो करवा के उतनी ही हीट हम निकाल सकें, तो उस करंट की वैल्यू का क्या नाम होगा, आपका आरएमएस वैल्यू, ठीक है। हीटर क्या होता है, हीटर के अंदर रेजिस्टेंस तो लगा होता है, उसमें आप करंट पास करते हो, घरों में जो आप हीटर लगाते हो तो क्या होता है, उससे बर्न होता है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है तो हीटअप होता है, रेजिस्टेंस आता है, उसका रेजिस्टेंस होता है, उसका हीटअप हो जाता है उससे, तो फिर उससे गर्मी पैदा होती है सर्दियों में। तो वो जो वैल्यू उसमें करंट की फ्लो कर रही है वो कौन सी वैल्यू फ्लो कर रही है, आरएमएस वैल्यू, राइट। जनरली जो आपके घर में फ्लो कर रही होती है, जो एसी के अंदर फ्लो कर रही होती है, जो सब सारी डिवाइसेस के अंदर हम फ्लो करवाते हैं, जनरली जो हम चेक करते हैं, जो स्टेबलाइजर के अंदर भी वैल्यू देखते हैं, वो कौन सी देखते हैं, आरएमएस वैल्यू। वोल्टेज स्टेबलाइजर जो आपने इन्वर्टर सर्किट में देखा होगा, या आपने एसी के साथ जो स्टेबलाइजर लगाते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा, कई जगह फ्रिज के साथ भी स्टेबलाइजर लगता है, तो वहाँ पे भी जो वोल्टेज की वैल्यू दिखाते हैं वो आपको आरएमएस वैल्यू दिखाने। ये एक्चुअल वैल्यू जिससे सारा काम होता है आपके घर में, पीक वैल्यू का आपके घर में ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। वो ऑब्वियसली सर्किट ब्रेकर वगैरह की कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन होता है, में यूज़ होता है, बट वैसे उसका कोई रोल नहीं। तो ये होगी आपकी आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, रूट मीन स्क्वायर। अब मतलब समझो, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर कर दो और फिर उसका रूट ले लो, ठीक है। तो स्क्वायर कर दो पहले, 1/पाई स्क्वायर 0 to कितना पीरियड पाई, आधी साइकिल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, या हम साइन थीटा था ना, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। जैसे इसमें करंट, वहाँ पे वोल्टेज ले रहे थे, ई एम साइन थीटा, यहाँ पे करंट ले रहे हैं, तो बस हमने सिंबल चेंज किया, ये करंट का सिंबल है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू करंट का सिंबल, तो बस इसमें डाल दीजिए। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, IM/√2। इसको याद कर लो डायरेक्टली, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप काम का कन्फ्यूज हो जाओगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.707 IM, यानी पीक वैल्यू की कितनी, /√2, ठीक है। पीक वैल्यू /√2 आपकी क्या होगी, आरएमएस वैल्यू होगी, राइट। ओके,
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टर्म जो इसमें यूज होती है वो है फॉर्म फैक्टर। राइट, और लास्ट में आएगा आपका पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ, रेशियो है किसकी? आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ऊपर न्यूमरेटर में आरएमएस वैल्यू डाल दो, नीचे एवरेज वैल्यू डाल दो डिनोमिनेटर में, वो क्या बन जाएगा आपका? फॉर्म फैक्टर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन किसकी? ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इज कॉल्ड एज इट्स, इसको क्या नाम देंगे? फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होगा? आई आर एम एस बटा आई एवरेज। आर एम एस वैल्यू कितनी आ रही है? 0.707 टाइम्स आई एम, और वहाँ पे एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? देखो, जो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू आएगी वही करंट की एवरेज वैल्यू आएगी, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, बस ये तो हमने सिंबल्स में चेंज किया जस्ट। ठीक है, एवरेज वैल्यू कितनी आती है? 0.637 टाइम्स ई एम। यहाँ हमने वोल्टेज की निकाली थी, तो यहाँ हम किसकी निकाल लेंगे? करंट को। ई एम को किससे रिप्लेस कर देंगे? आई एम से, जस्ट सिंबल चेंज कर रहे हैं। तो नीचे क्या लगा दिया? 0.637 आई एम। दोनों करंट को कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, आई एम से आई एम कट गया, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई एम बटा √2, ये होती है आर एम एस वैल्यू, और एवरेज वैल्यू क्या थी? 2 आई एम बटा पाई। तो पाई कहाँ जाएगा? ऊपर, तो क्या वैल्यू आ गई? आई एम बटा √2 गुणा 2 गुणा आई एम गुणा में पाई। आई एम से आई एम कट गया, वैल्यू कितनी आ गई? पाई बटा 2√2। इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू जाएगी? 1.11। पाई की वैल्यू रख दो 3.14 बटे 2√2। राइट, इसको आप कैलकुलेट कर लो। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, 3.14 बटा 2 इंटू 1.4, तो कितना हो गया? 3.14 डिवाइडेड बाई 2.8 के आसपास होगी, 2.85 के आसपास। तो ये आप देख लेना, 83 या 84 आप कैलकुलेट कर लेना, 1.11 आएगा आपका फॉर्म फैक्टर। राइट, अब हम आ गए किस पे? लास्ट जो टर्म्स इसके अंदर यूज होती है वो होती है पीक फैक्टर। देखिए, आपकी बेसिक डेफिनेशन में पूछी जाती हैं चीज़ें ना, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपसे, या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेंगे, आपको पता होनी चाहिए वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब पीक फैक्टर क्या होता है? पीक यानी पीक की बात हो रही है, यानी मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही होगी। ठीक है, फॉर्म की बात हो रही थी, तो यानी क्या फॉर्म, हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एसी किस चीज़ में यूज़ करते हैं? आरएमएस की फॉर्म में देखते हैं, तो वहाँ पे आरएमएस की बात हो रही थी, तो आरएमएस बटा एवरेज था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीक बटा आरएमएस हो जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू की रेशियो, एम्पलीट्यूड की रेशियो टू, ऊपर न्यूमरेटर में क्या? मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर डालो, आरएमएस वैल्यू नीचे डालो, तो उनकी जो रेशियो लोगे आप, वो क्या हो जाएगा? पीक फैक्टर। इज कॉल्ड एज इट्स पीक फैक्टर। राइट, तो पीक फैक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पीक फैक्टर इज इक्वल टू करंट की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट की आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी? आई एम। आरएमएस वैल्यू कहती है आई एम बटा √2। √2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो आई एम गुणा में √2 बटे में आई एम। आई एम से आई एम कट गया, कितना हो गया? √2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.414। राइट, तो ये आपकी मैंने आज बेसिक टर्म्स जो थी सारी वो कवर कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सर्किट्स को देखना स्टार्ट करेंगे।